Bismillahirrahmanirrahim. Today is our brief discussion about the physiology of the cardiovascular and lymphatic system for BVA students. Uh, the Bachelor of Science or BA students can also take help from it, but the detailed discussion on cardiovascular system for BS is in their second semester. Okay, so both can utilize it, but it is specially for BVA student. Now, the cardiovascular system consists of the heart and the blood vessels. It provides the oxygen and nutrients to the body and removes waste from the body cells. At rest, the heart pumps about 7,000 liters of blood through the body each day, and it is contracting about 2.5 billion times in an average lifetime. ये जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, तो जनरली अगर हम देखें तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, दिस कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल. ठीक है, हार्ट एंड ब्लड वेसल. इसका काम क्या है कि ये बॉडी को और बॉडी के सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, और वहाँ वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स उठाता है, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी है. ठीक है, वो दोनों उठा के उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, दूसरे ऑर्गन्स को भेजता है. तो रोज़ाना जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसमें जो हार्ट है, ये तकरीबन 7,000 लीटर्स का ब्लड जो है डेली यानी 24 आवर में ये पंप आउट करता है. ठीक है, द मस्कुलर पंप forces blood through arteries which connect to the smaller diameter vessel called arterioles. आर्टरीज में ये ब्लड भेजता है, और आर्टरीज जो है, अच्छा, तो जो मस्कुलर पंप है ये ब्लड को भेजता है बॉडी में. तो बॉडी में जब जाता है तो आर्टरी में जाता है, आर्टरी आर्टेरियोल बन जाता है, आर्टेरियोल जो है वो कैपिलरी बन जाती है. कैपिलरी जो है यहाँ पे साइट ऑफ न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रोलाइट एंड गैस एक्सचेंज और वेस्ट एक्सचेंज होता है. कैपिलरीज जो है ये ब्लड को ट्रांसफ़र करती है वेन्यूल्स को. वेन्यूल्स जो हैं ये ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं वेन को. वेन जो है ये ब्लड को ट्रांसफ़र करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट को. इस पूरे सिस्टम को हम कहेंगे द क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके दो क्लोज्ड सिस्टम है या सर्किट है ब्लड फ्लो के. एक को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट और एक को हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्किट. जो पल्मोनरी सर्किट है ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हार्ट से, राइट साइड ऑफ द हार्ट से निकाल के लंग्स की तरफ भेजता है. वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है, ऑक्सीजन को पिकअप करता है. वहाँ से ब्लड पल्मोनरी सर्किट से निकल के लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है. यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा में. तो ब्लड चला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. तो अगर सर्कुलेशन ना हो तो फिर क्या होगा? अगर सर्कुलेशन ना हो, विदाउट द सर्कुलेशन टिश्यू वुड लेक ए सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट वुड एक्यूमुलेट. ठीक है, जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है तो एटीपी सिंथेसाइज होता है. ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है. अगर एक एटीपी ना बने तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी. दूसरी बात यह है कि जो पिछली एनर्जिक या मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो वेस्ट बने थे वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, एंड द डिप्राइव्ड सेल सून बिगिन इरिवर्सिबल चेंज और सेल डेथ. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होगी, ब्लड के अंदर या टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा, दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होगी, तो सेलुलर रिस्पायरेशन कम हो जाएगी और सेल जो है वो डेथ की तरफ चले जाएगा. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. Now, the cardiovascular system transports blood between the body cells and the organs such as the lungs, intestines, and kidneys that communicate with the external environment. जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल्स को, ऑर्गन्स को. ठीक है, बॉडी सेल्स को और ऑर्गन्स को, जिस तरह के लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स है, किडनीज है,
दे कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लंग्स जो हैं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, ईयर के ज़रिए। किडनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को के साथ कम्युनिकेट करती है यूरिन आउटपुट के ज़रिए, ठीक है। The blood vessels in the pulmonary circuit transport blood from the heart to the lungs and back to the heart, replenishing oxygen and releasing the metabolic waste, which is known as carbon dioxide. And the vessels of the systemic circuit supply all of the other cell. इस डायग्राम को अगर हम बड़ा करके देख लें, ठीक है, तो दो लंग्स हैं राइट और लेफ्ट और बीच में हार्ट है, ठीक है। तो ये ब्लू एरिया जो है, ब्लू, दिस रिप्रेजेंट्स द डीऑक्सीजनेटेड और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड द राइट रिप्रेजेंट द ऑक्सीजनेटेड और मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जब हार्ट से निकल के लंग्स में जाता है तो इसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्किट, और हार्ट लंग से ब्लड जब ऑक्सीजनेट होकर दोबारा हार्ट में आता है और हार्ट से फिर बॉडी में जाता है तो उसको हम कहेंगे सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। तो दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द पल्मोनरी सर्किट, एंड दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द सिस्टेमिक सर्किट, ठीक है। Now the oxygen poor blood is represented by the blue, and the oxygen rich blood is represented by the red. And the arrow represents the blood flow, and the big arrow, this represents the diffusion, this one, ठीक है, diffusion. डिफ्यूजन होती है सेल्स और बॉडी टिश्यूज़ के बीच में और ब्लड वेसल्स के बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, दिस इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो this is the general representative structure of the pulmonary and systemic circuit. अच्छा, what now for the conduction of the heart and the heart rate and the how the heart supply blood to the other tissues, ठीक है। uh, uh, this is this require the structure of the heart and the size and location of the heart, ठीक है। The heart is about 14 centimeter long and 9 centimeter wide. It is located within the mediastinum, superior to the diaphragm, and there are coverings of the heart. Now the coverings of the heart, uh, they are अच्छा, coverings of the heart जो है ये, the heart is covered in a layer of pericardium, and the pericardium is visceral and parietal pericardium, and the space between the pericardium is parietal cavity which contain pericardial fluid. And the wall of the heart had three layers: epicardium, myocardium, and endocardium. This was general sketch about the anatomy of the heart, ठीक है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करें तो दो लंग्स के बीच में जो एरिया है, दिस इज मीडियास्टिनम, एंड द हार्ट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टिनम अबव द डायाफ्राम, ठीक है। ये जो हार्ट है इसके इर्द गिर्द ये जो वाइटिश कोट नज़र आ रहा है, दिस इज नोन एज द पेरिकार्डियम, ठीक है। नो द पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ द पेराइटल पेरिकार्डियम एंड द visceral pericardium, ये वाला। Now the space between the visceral and parietal pericardium is known as the pericardial cavity. This this one. Now this is the pericardial cavity. Now the pericardial cavity contains pericardial fluid, and inside the pericardium or visceral pericardium is the myocardium, ठीक है। ये जो एरिया है ये वाला, इसको अगर हम मैग्नीफाई करें इस एरिया को तो ये ऐसे नज़र आता है, ठीक है, सही है। अच्छा, नो अगर हम हार्ट के लेयर्स को देखें तो इस ब्लॉक को अगर हम मैग्नीफाई करें तो ये ऐसा नज़र आता है। पेरिकार्डियल कैविटी है, पेराइटल पेरिकार्डियम है, फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ठीक है, और एंडोकार्डियम और मस्कुलर लेयर है, दिस वन। नो the epicardium is also known as visceral pericardium. The epicardium is also known as the
visceral pericardium, ठीक है. Inside the epicardium there are coronary arteries and coronary veins, ठीक है, which supply the blood to the heart itself. Now chambers of the heart and valves. The heart is divided into atria and two ventricle. Two atria and two ventricle. Right chambers and valves and left chamber and valves. The right atrium receives blood from the vena cava and coronary sinus. The tricuspid valve separates the right atrium from the right ventricle, and the right ventricle pumps blood into the pulmonary trunk. A pulmonary valve guards the base of the pulmonary trunk, and on the left side, the left atrium receives blood from the pulmonary vein. The mitral valve separates the left atrium from the left ventricle, and aortic valve guards the base of the aorta. इसका क्या मतलब हुआ कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी एक वाल्व है, लंग्स और हार्ट के बीच में भी एक वाल्व है, और हार्ट और एआर्टा के बीच में भी एक वाल्व है, ठीक है. ए सॉलिड wall like septum separates the atrium and ventricle on the right side from their counterparts on the left. तो जो हार्ट का राइट और लेफ्ट साइड है इसके बीच में एक सेप्टम है, एक लेयर है, एक मस्कुलर लेयर है, दीवार है, इसको हम कहते हैं कार्डियक सेप्टम, ठीक है. ताकि राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में जो मोर ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्सअप ना हो, इसके लिए हार्ट को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, ठीक है. इसके बीच में है कार्डियक सेप्टम. नो, दिस इज द ओरिजिनल ह्यूमन हार्ट, ठीक है. दिस इज द ओरिजिनल ह्यूमन हार्ट, ठीक है. इसको अगर हम ड्राइंग ड्रा करें तो वो ऐसा नज़र आएगा, सही है. ये हार्ट का ओरिजिनल जो शेप है, डायग्राम है, इसको अगर हम ओब्लिकली इस तरह कट कर लें जिस तरह ये स्लाइड बनाया गया है, तो और ऊपर से इसको देखें तो ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, ऐसे नज़र आएगा. तो ये जो है राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है. ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, सही है. ये जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है ये वाला, इसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं क्योंकि इसके तीन कस्प हैं, ठीक है. और जो लेफ्ट साइड पे हार्ट के अंदर वाल्व है ये बाइकस्पिड है, इसको मिट्रल भी बोलते हैं क्योंकि इसके दो फ्लैप लाइक, ये वाला और ये वाला, इसके दो फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है. ये जो एआर्टिक वाल्व है ये वाला, दिस इज आल्सो ए ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, क्योंकि इसके भी तीन कस्प हैं. और ये जो पल्मोनरी वाल्व है इसके भी तीन कस्प हैं, दिस इज आल्सो ए ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है. नो द हार्ट वाल्व्स, ठीक है, इट इज ए फोटोग्राफ ऑफ ए ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द हार्ट शोइंग द फोर वाल्व्स सुपीरियर व्यू, ठीक है. ये ऊपर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है. अगर हार्ट को हम काट दें ओब्लिकली, उसके चार वाल्व ऐसे नज़र आएंगे. द स्केलेटन ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ द फाइबरस रिंग्स टू विच द हार्ट वाल्व्स आर अटैच. ये जो वाल्व्स हैं एक दूसरे के साथ, ये एक फाइबरस लेयर है, ये जो फाइबरस टिश्यू है इसके साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हार्ट के अंदर, ठीक है. ये जो वाइटिश लेयर नज़र आ रही है आपको, ये वाली दिस इज ए फाइबरस लेयर, ठीक है. दिस इज द फाइबरस लेयर. इस फाइबरस लेयर के बीच में कार्डियक वाल्व जो है ये सिचुएटेड है. अच्छा, नो द ट्राइकस्पिड वाल्व, इट इज़ द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल. इसका क्या फंक्शन है? इट प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन. अच्छा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है इसका ये क्या है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग है. ये उस वक़्त खुलती है जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड जाता है, ठीक है. लेकिन जब वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो ये क्लोज हो जाती है क्योंकि वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट होना है, ब्लड को भेजना है लंग्स की तरफ. तो इस दौरान ये बंद हो जाएगी ताकि ब्लड जो है दोबारा एट्रियम में ना चला जाए. इस दौरान जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगी तो ब्लड जो है बॉडी से राइट एट्रियम में आएगा. तो जब वेंट्रिकल
कंट्रैक्ट होगा तो एट्रियम रिलैक्स होगा, लेकिन जब एट्रियम कंट्रैक्ट होगा तो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। तो ये जो है, ये जो पूरा एट्रिया और वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, इसको हम कहेंगे कार्डिक साइकिल, ठीक है। तो द ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट्स द ब्लड फ्रॉम द मूविंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। अच्छा, पल्मोनरी वाल्व, इट इज द एंट्रेंस टू द पल्मोनरी ट्रंक। ये जो पल्मोनरी ट्रंक है लंग्स और हार्ट के बीच में, जिसमें ब्लड जाता है लंग्स को, ये इसको गार्ड करता है ताकि लंग्स को जब ब्लड सप्लाई चली जाए तो वो वापस हार्ट में ना आए, इसको ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये जो ट्राइकस्पिड है, पल्मोनरी है, मिट्रल है या एआर्टिक है, जो भी वाल्व है, इसका क्या काम है? इसका काम ये है कि ये फॉरवर्ड प्रोपल्जन ऑफ द ब्लड को एलोव करती है और बैकवर्ड को प्रिवेंट करती है। इसी तरह जिस तरह वेन्स में वाल्व्स होती हैं जो फॉरवर्ड प्रोपल्शन को एलोव करती हैं और बैकवर्ड को प्रिवेंट करती है। नो, द mitral valve or bicuspid valve, it is the opening between the left atrium and the left ventricle. It prevents blood from moving from the left ventricle into the left atrium during ventricular contraction. The aortic valve, it is entrance to the aorta from left side of the heart. It prevents blood from moving from the aorta into the left ventricle during ventricular रिलैक्सेशन। अच्छा, अब हार्ट के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है? हार्ट के अंदर खुद हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है, क्योंकि हार्ट भी मसल है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, कंट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो, ठीक है। द ब्लड फ्लो to the heart. The blood low in oxygen and high in carbon dioxide enters the right atrium to the vena cava and the coronary sinus. From the right atrium, the blood passes through the tricuspid valve and enters the chamber of the right ventricle, ठीक है। From the right ventricle, blood passes through the pulmonary valve and into the pulmonary trunk and its branches, ठीक है, which are known as pulmonary arteries। तो ब्लड आता है, ऑक्सीजन उसमें कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेना केवा में जाता है, ठीक है, या राइट वेंट्रिकल में, तो वहाँ से करोनरी साइनस में जाता है। करोनरी साइनस, फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड passes through tricuspid valve and enters the chamber of the right ventricle. From the right ventricle, the blood passes through the pulmonary valve and into the pulmonary trunk and its branches, which are known as pulmonary arteries. तो pulmonary artery, आर्टरी हम उस ब्लड वेसल को कहेंगे जो हार्ट से निकलती है, ठीक है। आर्टरी हम उस ब्लड वेसल को कहेंगे जो हार्ट से निकलती है, ठीक है, ब्लड को बाहर भेजती है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, एक्चुअली इसमें ब्लड हार्ट से निकल रहा होता है लंग्स की तरफ, लेकिन वो लेस ऑक्सीजनेटेड होता है, बजाय के वो ऑक्सीजनेटेड हो। On the other hand, the blood vessels which carry the blood towards the heart, they are known as veins. तो जो पल्मोनरी वेन्स है उसमें लंग्स से जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है, वो बॉडी में जो वेन्स होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। From the pulmonary arteries, the blood enters the capillaries associated with the alveoli, which are the microscopic sacs of the lungs, ठीक है। गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन द ब्लड इन द कैपिलरीज एंड एयर इन द एल्वियोलाई। ये जो एल्वियोलाई है, जो माइक्रोस्कोपिक सेक्स हैं लंग्स के, इसके इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है। The oxygen-rich blood, now relatively low in carbon dioxide, returns to the heart through the pulmonary veins that lead to the left atrium. इसके बाद जब ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है तो वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम को आता है, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम द ब्लड मूव्स थ्रू द मिट्रल वाल्व एंड इनटू द चेंबर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड passes through the aortic valve and into the aorta and its branches. तो जब लंग्स से ब्लड निकल के ऑक्सीजनेटेड होता है तो वो हार्ट में आता है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंट्रैक्ट होके ब्लड को भेजता है एआर्टा में, और एआर्टा के जो ब्रांचेज हैं वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाकी बॉडी में, ठीक है। दिस इज द जनरल सर्कुलेशन, ठीक है।
schematic representative diagram of the अच्छा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हार्ट में आता है राइट साइड में, यहाँ से राइट साइड राइट वेंट्रिकल से चला जाता है लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से चला जाता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लीव करता है और ऑक्सीजन को रिसीव करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है हार्ट से, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर ज़्यादा होती है, पार्शियल प्रेशर, तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन लंग्स के इर्द गिर्द जो एल्वियोलाई हैं लंग्स के अंदर, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेशर ज़्यादा होती है और ब्लड के अंदर कम होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इधर आ जाता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकल के इधर आ जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैस एक्सचेंज। ये हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिटेल से पढ़ लेंगे कि गैस एक्सचेंज कैसी होती है। अच्छा, blood supply to the heart. The first two branches of the aorta, called the right and left coronary arteries, supply blood to the tissue of the heart. Their openings lie just superior to the aortic valve. The blood flow through the coronary arteries increases during the ventricular relaxation because the myocardial vessels are not compressed as happens in the ventricular contraction. जब एआर्टा में ब्लड जाता है ना, यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद जब वो एआर्टा में जाता है ट्राइकस्पिड या एआर्टिक वाल्व को क्रॉस करके, तो यहाँ पे एक ओपनिंग है। ठीक है, ठीक है, इस ओपनिंग में ब्लड निकल जाके एआर्टा में जाने से पहले थोड़ा सा ब्लड निकल के इधर इधर, तो वो करोनरी आर्टरी में चला जाता है। The coronary artery is divided into right coronary artery and the left coronary artery. ठीक है, सही है। Now the coronary artery subdivided again and again and it supply the blood to the heart. ठीक है, ये प्रोसेस किधर होता है? हार्ट के इस एरिया में। ठीक है, हार्ट के इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ये करोनरी आर्टरीज का आगाज है, ये वाला एरिया। सही है, तो ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नो, the first two branches of the aorta, called the right and left coronary arteries, supply blood to the tissue of the heart. Their openings lie just superior to the aortic valve. The blood flow through the coronary arteries increases during the ventricular relaxation. जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड चला जाता है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल फुल हो जाते हैं और एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं तो उसके बाद होती है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के बाद ब्लड चला जाता है एआर्टिक वाल्व को क्रॉस करके एआर्टा में। तो इस दौरान ये जो एआर्टिक वाल्व है ये क्लोज हो जाता है। तो जिस वक्त ये क्लोज हो जाता है उस वक्त वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है। इसी दौरान ब्लड जो है करोनरी आर्टरी में वो चला जाता है। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन होती है तो ये एआर्टिक वाल्व उस वक्त खुले रहते हैं। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होती है तो एआर्टिक वाल्व उस वक्त बंद होते हैं। तो द ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी इंक्रीजेस ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन because the myocardial vessels are not compressed as happens in the ventricular contraction, and the aortic valve does not block the openings to these vessels. The heart must beat continually to supply blood to the body tissues. ठीक है, branches of the cardiac veins whose paths roughly parallel those of the coronary arteries drain blood that has been passed through the myocardial capillaries. अब जब ब्लड चला जाता है कोरोनरी आर्टरी में तो कोरोनरी आर्टरी सब डिवाइडेड इनटू कोरोनरी कैपिलरीज। कैपिलरीज में जब ब्लड चला जाता है तो मायोकार्डियल मसल जो सेल है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के
ब्लड वेसल में आता है बाय द हेल्प ऑफ द करोनरी वेन्स, ठीक है। द करोनरी वेन्स दे कैरी द ब्लड towards the heart, ठीक है, from on the right side of the heart, ठीक है। as the figure shows, these veins join an enlarged vein on the heart posterior surface which is known as the coronary sinus, which empties into the right atrium। ये जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये सब डिवाइड होके कैपिलरी बनाती है, कैपिलरी जॉइन करके कोरोनरी वेन बनाता है, कोरोनरी वेन हार्ट के पोस्टीरियर पे जाके कोरोनरी साइनस बनाता है। नेक्स्ट स्लाइड में उसका ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला ब्लू, दिस इज द कोरोनरी साइनस। द कोरोनरी साइनस दिस एम्प्टीज द ब्लड इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है, ठीक है। ये हार्ट का बैक वाला साइड है, पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो इसमें कोरोनरी साइनस नजर आ रहा है, फ्रंट पे नजर नहीं आ रहा। ये फ्रंट है ये वाला, एक मिनट, यहाँ पे करोनरी साइनस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे करोनरी आर्टरीज और करोनरी वेन नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब हार्ट को हम उल्टा कर दें, पोस्टीरियर साइड पे ले जाएं, तो वहाँ पे हमें करोनरी साइनस नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ द करोनरी साइनस। ये करोनरी साइनस जाके ब्लड को राइट एट्रियम में ले जाता है। इसके बाद है हार्ट एक्शन, जो एक्चुअल फिजियोलॉजी है और आपके कोर्स से रिलेटेड है, उसका आगाज़ इधर से होता है, ठीक है। व्हाट इज़ हार्ट एक्शन, हार्ट क्या काम करता है, ठीक है, और कैसे काम करता है। द हार्ट चेम्बर्स फंक्शन इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन, ठीक है। ये हार्ट के जो चार चेम्बर्स है, राइट और लेफ्ट, अपर दो और लोअर दो, राइट एंड एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करते हैं, ठीक है। जब दो एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं तो दो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, जब दो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो दो एट्रिया रिलैक्स होते हैं। एंड द कंप्लीट साइकिल्स टेक अबाउट 0.8 सेकंड, तो इशारिया 8 सेकंड, ठीक है, ये लेता है पूरे कार्डिक साइकिल को कंप्लीट होने में। Their actions are regulated so that the atria contract called the atrial systole, while the ventricle relax called the ventricular diastole। जब एट्रिया कंट्रैक्ट होते हैं दो, तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जब दो वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। उसके बाद दो वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और दो एट्रिया रिलैक्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। Then the atria and ventricle both relaxes for a brief interval। ये जो 0.8 सेकंड है, इसके इसके दौरान और जो नया साइकिल शुरू होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, इसके बीच में एक बहुत थोड़ा 0.2 सेकंड का से भी कम जो है, या 0.3 सेकंड का इसमें गैप होता है जिसमें हार्ट रिलैक्स होता है, यानी दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल जो है कोई काम नहीं कर रहे होते, इसको एक ब्रीफ इंटरवल हम कहते हैं। ये जो पूरा साइकिल है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, दिस इज नोन एज द कार्डिक साइकिल। During a cardiac cycle, the pressure in the heart chamber rises and falls. These pressure changes open and close the valves, much like doors being blown up, open or closed by the wind। ये जो कार्डिक साइकिल है, एक्चुअली इस पे पूरा एक दिन लगता है इसको समझाने में, लेकिन चूंकि आपका कोर्स ज़रा ब्रीफ है तो इसको हम डिटेल से सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल को, ठीक है। ये जो कार्डिक साइकिल है, इसके दौरान दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर है, वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। ये जो प्रेशर कम होना और ज़्यादा होना है, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द कार्डिक वॉल्व्स। जिस तरह आप देखते हैं कि बाहर से जब तेज़ हवा आती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप कमरे के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो दरवाज़ा जो है बाहर की तरफ खुल जाता है। लेकिन कार्डिक वॉल्व्स जो है ना, ये वन वे ट्रैफिक है, वन वे, ठीक है। ये फॉरवर्ड फ्लो को तो एलाउ करती हैं लेकिन बैकवर्ड फ्लो को एलाउ नहीं करती। इसके बाद है हार्ट साउंड्स।
ये जो हर्ट साउंड है ये क्या चीज़ है, ठीक है। हर्ट की जो आवाज़ है वो कैसे क्रिएट होती है। ए हर्ट बीट हर्ट थ्रू ए स्टेथोस्कोप साउंड लाइक ए लुप डुप, ठीक है। हम स्टेथोस्कोप को जो हर्ट के ऊपर रखते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है, लुप डुप लुप डुप, इसको हम कहते हैं हर्ट साउंड। ये हार्ट बीट का साउंड है। ये कैसे क्रिएट होता है। दीज साउंड्स आर ड्यू टू वाइब्रेशंस इन द हार्ट टिश्यूज एसोसिएटेड विद द वाल्व्स क्लोजनिंग। जब हार्ट के अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, पल्मोनरी और यार्टिक वाल्व क्लोज और बंद होते हैं तो हमें जब इसके साथ ब्लड टकराता है तो इससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इसको हम कहते हैं हार्ट साउंड या लुप डुप, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हार्ट साउंड विच इज नोन एज लुप, ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है इसको कहते हैं लुप, और जो सेकंड साउंड है इसको बोलते हैं डुप। लुप जो है दिस ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो लुप की आवाज़ हमें सुनाई देती है, ठीक है। व्हेन द एवी वॉल्व्स आर क्लोज, जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं तो लुप की आवाज़ पैदा होती है। द सेकंड पार्ट आर डुप अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल व्हेन द पल्मोनरी एंड एआर्टिक वाल्व्स आर क्लोज। जब दोनों साइड पे हार्ट के राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड या लुप। और जब पल्मोनरी और एआर्टिक वाल्व्स क्लोज होती है तो इसको हम कहते हैं डुप या सेकंड हार्ट साउंड। द हार्ट साउंड्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट वॉल्स। एन एबनॉर्मल साउंड इज नोन एज ए कार्डिक मरमर और मरमर साउंड। इन आवाज़ की एक ख़ास खसूसियात है जो स्टेथोस्कोप के ज़रिए देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। इन साउंड्स के अंदर जब एबनॉर्मेलिटी क्रिएट होती है, एबनॉर्मल साउंड स्टेथोस्कोप में दिखाई देती है तो हम इसको बोलते हैं कार्डिक मरमर, ठीक है। ये कार्डिक मरमर जो है ये तब क्रिएट होती है जब वाल्व्स डैमेज हो जाएं, किसी स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या ठीक है वाल्व्स के इन्फेक्शन की वजह से, तो इससे क्रिएट हो जाता है कार्डिक मरमर। नो द हार्ट साउंड्स टेल्स अस अबाउट द फिजिकल परफॉर्मेंस और फिजिकल स्टेटस ऑफ द हार्ट वाल्व, ठीक है। इसके बाद है कार्डिक साइकिल। जो कार्डिक साइकिल है, कार्डिक साइकिल यहाँ से ब्लड आता है इधर और यहाँ से ब्लड आता है इधर। तो जब ये और ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये और ये रिलैक्स होते हैं। जब ये और ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये और ये रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो दिस हैपन्स इन अबाउट 0.8 सेकंड एंड दिस इज नोन एज द कार्डिक साइकिल, ठीक है। जब ये दोनों कंट्रैक्ट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जब ये और ये कंट्रैक्ट होते हैं तो अब इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब एट्रियल सिस्टोल होती है तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होती है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है तो एट्रियल डायस्टोल होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल, सही है। Now the atria empty during the atrial systoles and fills with the blood during atrial diastole। तो पहले एट्रिया जो है फिल होंगे ब्लड से, जब वो फिल हो जाएंगे, ठीक है, तो कंट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो ब्लड को भेज देंगे वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल फिल होंगे, जब वेंट्रिकल फिल होंगे तो पूरा फिल होने से पहले वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, हमें लूप की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, सही है। और जब वेंट्रिकल पूरी तरह कंट्रैक्ट हो जाएंगे और ब्लड को एआर्टा और पल्मोनरी सर्किट में भेज देंगे तो पल्मोनरी वाल्व और एआर्टिक वाल्व ये क्लोज हो जाएंगे और हमें हार्ट साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा, डुप। जब लुप और डुप में फ़र्क आ जाए, उसके किसी भी वजह से, कार्डिक कंडक्शन सिस्टम की वजह से या इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से, तो हमें जो साउंड सुनाई देगा
वो एबनॉर्मल होगा, उसे हम कहेंगे कार्डिक मर्मर। इसके बाद ये हार्ट जो है ये क्यों कंट्रैक्ट होता है और क्यों रिलैक्स होता है खुद से, इसको हम बोलते हैं कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, हार्ट जो है खुद से क्यों कंट्रैक्ट होता है और क्यों रिलैक्स होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। Throughout the heart are the clumps and strands of the specialized cardiac muscle tissue whose cells contain only a few myofibrils। ये जो कार्डिक स्केलेटल मसल है ना, ये कंट्रैक्ट होते हैं बाय द कमांड ऑफ द स्पेशलाइज्ड क्लम्प्स और स्ट्रेन्स ऑफ द कार्डिक मसल टिश्यू। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर्स। ठीक है, जब करंट पेस मेकर में क्रिएट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये करंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हार्ट रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इट इज़ फर्दर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनलिन। ठीक है, instead of the contracting, the cells in the areas initiate and distribute impulses throughout the myocardium. They form the cardiac conduction system। ये जो कार्डिक कंडक्शन सिस्टम है ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर मायोफाइब्रिल्स बाकी कार्डिक मसल सेल के मुकाबले में कम होते हैं। ठीक है, impulses from the SA node or sinoatrial node passes slowly to the atrioventricular node or AV node, and then impulses are conducted rapidly along the AV bundle and Purkinje fibers। ये जो कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का, ये मुश्तमिल है साइनोएट्रियल नोड या एसए नोड पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड पे, ठीक है, बंडल ऑफ हिस पे और परकिंजी फाइबर्स पे। ये स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं जिसके अंदर करंट दौड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है जो कि कार्डिक मसल्स को कंट्रैक्ट करती है। ठीक है, अच्छा, ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं ये आपको येलो लाइन से दिखाए गए हैं। ये है एसए नोड, ये है एवी नोड। एवी नोड से करंट निकल के एवी बंडल में आता है। एवी बंडल जो है ये राइट बंडल और ये लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको हम राइट बंडल और लेफ्ट बंडल कहते हैं। राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ये सब डिवाइड होके परकिंजी फाइबर्स, ये जो हैं छोटे छोटे, यहाँ पे करंट को भेज देता है। ठीक है, दिस कंडक्शन सिस्टम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द हार्ट। ठीक है, तो ये जो आपको एरो का निशान दिया गया है ये वाला ब्लैक लाइंस, दिस इज द कंडक्शन पाथवे। तो इस एनोड जो है, इस एनोड यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होके हार्ट में फैलता है, राइट एट्रियम में पहले जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में बाद में जाता है। तो उसके बाद चला जाता है एवी नोड में, एवी नोड से निकल के आ जाता है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बंडल। ठीक है, बंडल ऑफ हिस में। इसके बाद चला जाता है परकिंजी फाइबर्स में। ठीक है, तो ये जो एस ए नोड है इससे करंट जाता है एट्रियल सिंसिटियम में। ठीक है, एट्रियल सिंसिटियम में चला जाता है, उससे चला जाता है जंक्शनल फाइबर में। ये जो राइट एट्रियम के ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे इस एनोड है, इस एनोड और एवी नोड के बीच में जो एरिया है दिस डिपेंड अपॉन द एट्रियल सिंसिटियम एंड जंक्शनल फाइबर्स। ठीक है, ये जो है एट्रियल सिंसिटियम और जंक्शनल फाइबर का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट आता है। सही है, इसके बाद एवी बंडल में जाता है, एवी नोड में, एवी नोड से एवी बंडल में, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में ब्रांचेस में डिवाइड होता है, फिर परकिंजी फाइबर में जाता है, फिर वेंट्रिकुलर सिंसिटियम में चला जाता है। ये जो हार्ट है इसके अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं इसमें ये जो कंडक्शन सिस्टम है ये मज़ीद डिवाइड होकर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिंसिटियम। तो जब करंट इधर से आके पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होके
चला जाता है तो एक कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोबारा इधर करंट प्रोड्यूस होता है, जाते पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दूसरा कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एंड द कंप्लीट कार्डिक साइकिल एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड ऑन ए ईसीजी पेपर। ईसीजी पेपर पे हम जो कार्डिक कंडक्शन सिस्टम है उसका हम जायज़ा लेते हैं। ठीक है, कि कंडक्शन सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये जो करंट की फ्लक्चुएशन है ठीक हो रही है, एबनॉर्मल हो रही है, डिले है, तेज़ है या स्लो है। तो जब कंडक्शन सिस्टम ठीक होगा तो हार्ट रेट नॉर्मल रहेगा। जब कंडक्शन सिस्टम में जो डिले आएगा या जो तेज़ी आएगी वो हार्ट रेट को कम या ज़्यादा करेगा। ठीक है। नो व्हाट आर द know how the blood is or the oxygen is exchanges within the tissues and the blood vessel। ठीक है, exchanges in capillaries। ये जो gases, nutrients and metabolic byproducts है, they are exchanged between the blood in the capillaries and the tissue fluid surrounding the body cells। The substances exchange move through the capillary wall by diffusion, filtration and osmosis। जब ब्लड सप्लाई होती है टिश्यू को, तो जब टिश्यू में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में आते हैं, इट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। बिकॉज द ब्लड एंटरिंग द सिस्टेमिक कैपिलरीज carries high concentration of oxygen and nutrients, these substances diffuse through the capillary walls and enter the tissue fluid। Conversely, the concentration of carbon dioxide and other metabolic byproducts are generally greater in the tissues and such waste diffuse into the capillary blood। जब ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन टिश्यू में आता है, तो टिश्यू के अंदर चूंकि ऑक्सीजन कम है और न्यूट्रिएंट्स कम है, ब्लड में ज़्यादा है, तो ब्लड के अंदर जो उसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो वो डिफ्यूज़ आउट होकर टिश्यू में जाता है। लेकिन टिश्यू में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो डिफ्यूज़ होके ब्लड में आता है। अब कैपिलरीज के अंदर ये जो टिश्यूज़ को सप्लाई है, कैपिलरी चूंकि एंडोथीलियम पे मुश्तमिल होता है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल, इसके बीच में ये जो दो कैपिलरी की जो दो एंडोथीलियल सेल है, फॉर एग्जांपल ये एक एंडोथीलियल सेल है और ये एक एंडोथीलियल सेल है। ठीक है, ये एक एंडोथीलियल सेल है और ये एक एंडोथीलियल सेल है। इसके बीच में एक छोटा सा सुराख है या एरिया है जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियल स्लिट। ठीक है, एंडोथीलियल स्लिट या ओपनिंग। ये जो एंडोथीलियल स्लिट या ओपनिंग है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं टिश्यू और कैपिलरी के बीच में। ये देखो, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ द वेस्ट एंड न्यूट्रिएंट्स टिश्यू सेल्स और ब्लड वेसल के बीच में होती है। ठीक है। अब जो टिश्यू है और जो ब्लड वेसल है, इसको अगर हम एलाबोरेट करके देखें तो जो रेड एरिया है ये वाला, दिस इज मोर ऑक्सीजनेटेड, एंड जो ब्लू एरिया है दिस इज लेस ऑक्सीजनेटेड। ठीक है। लेकिन लेकिन चूंकि ब्लड ब्लड जो है ए से फ्लो कर रहा है ना, ये जो एरो है, ब्लड जो है ए से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड ज़्यादा है। ये ब्लड ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड ज़्यादा है, यहाँ पे जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड कम है। जू 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 ब्लड हार्ट से दूर हो जाता है, दूर होता जाता है टिश्यू की तरफ, जितना टिश्यू डीप होगा वहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है। जू जू टिश्यू हार्ट के करीब होगा वहाँ पे ब्लड की फ्लो और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, जो प्लाज्मा क्रिएट कर रहा है ब्लड के
वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं टिश्यू की तरफ, ये है 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, सही है। और जो टिश्यू फ्लूइड है वो जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड की तरफ, ये जो टिश्यू फ्लूइड है ये वाला, ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड की तरफ, ये है 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो 35 से अगर हम 24 को माइनस करें तो हमारे पास नेट जो प्रेशर है वो बचता है 11 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। सो द नेट प्रेशर या आउटवर्ड प्रेशर इज 11 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, आउटवर्ड फोर्स ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी एंड द इनवर्ड फोर्स ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये वाला जो बाहर ब्लड पे क्रिएट कर रहा है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो टिश्यू के अंदर सॉल्यूट्स हैं और फ्लूइड है वो क्रिएट कर रहा है ब्लड पे, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ब्लड क्रिएट कर रहे हैं टिश्यू पे वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो नेट हमारे पास जो प्रेशर है 35 से 24 को निकाल के वो है 11 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ दिस 11 millimeter of mercury is responsible for the transport or exchange of nutrients from the blood towards the tissue। ये प्रोसेस किधर हो रहा है? कैपिलरी, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में, कैपिलरी और टिश्यू के बीच में। जब हम कैपिलरी में थोड़ा दूर चले जाते हैं यानी वेन्यूल्स की तरफ, तो वहां पे क्या होता है, ये जो आउटवर्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये वाला येलो लाइन, ये है 16 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जो आउटवर्ड या टुवर्ड्स द ब्लड है, इनवर्ड है लेकिन टुवर्ड्स द ब्लड है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये है 24 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो अगर हम 24 से 16 को निकाल दे तो टिश्यू टिश्यू फ्लूइड जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड पे वो है 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नो दिस 8 millimeter of mercury pressure is responsible for the exchange of nutrients from the tissue towards the blood, and this 11 millimeter of pressure is responsible for the exchange of nutrients from the blood towards the tissue। सही है। अब ये जो 11 और 8 मिलीमीटर के बीच में जो डिफरेंस है, यानी अगर हम 11 से 8 को माइनस कर दें तो ये रह जाता है 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसका ये मतलब है कि ये जो 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ये प्रेशर टिश्यू की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, नो दिस 3 millimeter of mercury pressure is responsible for the exchange of the tissue fluid from the tissue towards the lymphatic system। ये जो टिश्यू और लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में जो 3 मिलीमीटर का डिफरेंस है, एक्सिस फ्लूइड यहाँ से निकल के लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है एंड द टिश्यू फ्लूइड बिकम द लिम्फेटिक फ्लूइड, द टिश्यू फ्लूइड बिकम द लिम्फेटिक फ्लूइड। अब ये जो टिश्यू और लिम्फेटिक वेसल है इसके बीच में एक लिम्फेटिक वाल्व है, ये जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, जब प्रेशर या टिश्यू फ्लूइड टिश्यू से निकल के कि लिम्फेटिक में जाता है तो ये वाल्व खुल जाती है, लेकिन जब लिम्फेटिक से टिश्यू की तरफ आता है तो ये वाल्व बंद हो जाती है। नो द वाल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो फ्रॉम द लिम्फेटिक वेसल्स टुवर्ड्स द टिश्यू। सही है। Now the water and other substances leave capillaries because of innate outward pressure at the capillary arteriolar ends. Water enters at the capillaries venular end because of innate inward pressure, and substances move in and out along the length of the capillaries according to their respective concentration gradient। इसके बाद है कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है दे remain in the blood because they are too large to diffuse through the membrane channel or the slit like openings between the endothelial cells of the most capillaries। ठीक है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये लार्ज जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है दे आर रिमेन इन द ब्लड व्हाइल माइन्यूट और वेरी स्मॉल प्लाज्मा प्रोटीन्स कैन escape from the plasma towards the tissue। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है ये प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, तो ये
टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू से निकाल के एंडोथेलियम की तरफ खींचते हैं। ये इनवर्ट प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, इनवर्ट प्रेशर क्रिएट करते हैं। और जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा है ये आउटवर्ड या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एंडोथेलियम है, ब्लड वेसल का एंडोथेलियम जो है, ये वाला, ये जो एंडोथेलियम की दीवार है इसके अंदर प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। अब इस प्लाज्मा के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये इस प्लाज्मा जो कैपिलरी वॉल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके साथ इनसॉल्युबल है, ठीक है, जिस वजह से ये प्लाज्मा प्रोटीन जो मैक्रोमोलेक्यूल हैं, ये कैपिलरी से निकल के टिश्यू में नहीं जा सकती, सही है। लेकिन अगर एंडोथेलियम डैमेज हो जाए या टिश्यू डैमेज हो जाए तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये लीक आउट होकर टिश्यू में जा सकता है। Now the diffusion depends upon the concentration gradient, but the filtration occurs as the hydrostatic pressure pushes water and other small molecules through the membrane. In capillaries, the blood pressure generated when the ventricles walls contracts provide the force for the filtration. ये जो ब्लड प्रेशर है, दिस प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। द ब्लड प्रेशर आल्सो मूव्स ब्लड थ्रू द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, ब्लड प्रेशर को हम पढ़ेंगे आगे। तो जब ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है तो दिस पुशेस द प्लाज्मा टुवर्ड्स द टिश्यूज, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. Now this pressure decreases as the distance from the heart increases because of the friction or peripheral resistance between the blood and the vessel wall. लेकिन दूसरी तरफ एक तो हार्ट जो है प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड के ऊपर, ब्लड वेसल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्रिएट कर रहा है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा को प्रोवाइड कर रहा है टिश्यू को। लेकिन जो जो ब्लड जो है हार्ट से दूर हो जाता है तो ये प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि दूसरी तरफ ये जो ब्लड वेसल्स हैं, जिस तरह वेन्स के अंदर वाल्व हैं या जो वेसल्स की दीवार है, ये जो वेसल्स की दीवार है ये फ्रिक्शन क्रिएट करती है प्लाज्मा के साथ ताकि प्लाज्मा का फ्लो एक लिमिट के अंदर रहे। इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये जो ब्लड वेसल ब्लड पे डाल रही हैं इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। द पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज द फ्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द ब्लड वेसल्स टू द ब्लड, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स के वाल हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स के जो वाल हैं, लार्ज के नहीं, वो क्या है? दिस इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस. For these reasons, the blood pressure is greater in the arteries than in the arterioles and greater in the arterioles than in the capillaries. तो जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द ब्लड वेसल वॉल, एक वो प्रेशर है जो ब्लड वेसल्स के ऊपर डाल रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर है। दूसरा वो प्रेशर है जो ब्लड वेसल्स ब्लड पे डाल रहे हैं ताकि इसके फ्लो को कंट्रोल करे, वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, ठीक है। Now the blood pressure is similarly greater at the arteriolar end of a capillary than at the venular end. तो ब्लड प्रेशर जो है ये आर्टेरियोलर साइड पे ज़्यादा होती है, वेन्यूलर साइड पे कम होती है, ठीक है। आर्टेरियोलर साइड पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है। वेन्यूलर साइड पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर कम होती है। Therefore, the filtration effect occurs primarily at the anterior at the arteriolar ends of the capillaries where diffusion takes place along their entire length, ठीक है। The process of an impermeant solute on one side of a cell membrane creates an osmotic pressure. अच्छा, अगर प्लाज्मा के अंदर एक ऐसा सॉल्यूट है जो प्लाज्मा से निकल के टिश्यू में नहीं जाता तो वो वाटर को टिश्यू से अपनी तरफ खींचता है, इसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, या सॉल्वेंट को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी तरफ टिश्यू में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि प्लाज्मा में नहीं आ सकता तो वो प्लाज्मा को अपनी तरफ खींचता है, टिश्यू की तरफ खींचता है, तो वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर
क्रिएट करता है। नो द फ्लो ऑफ द blood pressure, peripheral resistance, concentration gradient of the two molecules on the each other side in the plasma and the tissue, all are responsible for the exchange of nutrients and carbon dioxide and oxygen between the blood vessel and the tissue. ठीक है, तो ये जो काम है ये कौन करता है? दिस इज डन बाय द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, द प्लाज्मा प्रोटीन्स ट्रैप इन द कैपिलरीज क्रिएट एन ऑस्मोटिक प्रेशर दे ड्रॉ वाटर इनटू द कैपिलरीज। ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स जो प्लाज्मा के अंदर रहें, प्लाज्मा से निकल के टिश्यू में न जाएं, तो वो टिश्यू फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। बिकॉज दे आर colloid like molecules, the plasma proteins are colloid like molecules, so the pressure exerted by the plasma protein is known as the colloid osmotic pressure। ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस और इलेक्ट्रोलाइट्स है, दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। The effect of the capillary blood pressure, which favors filtration, opposes the plasma colloid osmotic pressure, which favor reabsorption. At the arteriolar end of the capillaries, the blood pressure is higher than the colloid osmotic pressure. कैपिलरी के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। तो फ्लूइड प्लाज्मा से निकल के, ठीक है, तो फ्लूइड प्लाज्मा से निकल के टिश्यू में चला जाता है। लेकिन वेन्यूल्स में क्या होता है? प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड प्रेशर से, तो वो फ्लूइड को खींच के टिश्यू से निकाल के प्लाज्मा में ले जाता है। ठीक है, नॉर्मली मोर फ्लूइड लीव्स द कैपिलरीज देन रिटर्न्स टू देम। कैपिलरीज से जो फ्लूइड निकलता है टिश्यू की तरफ जाता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन टिश्यू से कैपिलरी की तरफ जो फ्लूइड आता है वो कम होता है। तो मैंने आपको बता दिया, जो ज़्यादा फ्लूइड है, जो 3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस है, वो जो एक्सिस फ्लूइड है, दिस इज टेकन अप बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, एंड बिकम द लिम्फेटिक फ्लूइड। ये जो प्लाज्मा फ्लूइड है ये जब टिश्यू में चला जाता है और टिश्यू से निकल के लिम्फेटिक वेसल में चला जाता है, द प्लाज्मा फ्लूइड बिकम द लिम्फेटिक फ्लूइड। ठीक है, नो द लिम्फेटिक फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल for the carriage of the excess plasma fluid from the tissues toward the cardiovascular system or cardiovascular system again। ठीक है, this is sufficient for today।